गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी विषय का टॉपिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया। पादपों में श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है, किन चरणों में संपन्न होती है, कहां पर संपन्न होती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कक्षा के माध्यम से हम सर्च करने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की क्लास में। दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। श्वसन क्रिया जो है पादपों में होने वाली और जंतुओं में होने वाली, या ऐसे कहें कि सभी सजीवों में होने वाली एक आवश्यक क्रिया होती है। और इसी क्रिया के आधार पर हम सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएशन करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव कहलाते हैं, और जिनमें रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता वो नॉन लिविंग या निर्जीव कहलाते हैं। तो यह रेस्पिरेशन या श्वसन क्रिया जो है यह सभी सजीवों में होने वाली एक आवश्यक और अनिवार्य प्रक्रिया होती है। जितने भी पादप होते हैं उन सभी के अंदर ऑर्गेनिक फूड या कार्बनिक भोजन पाया जाता है, और जो ऊर्जा होती है वह कार्बनिक फूड के रूप में या ऑर्गेनिक फूड के रूप में संचित होती है। और श्वसन क्रिया का कार्य यह होता है कि श्वसन क्रिया के दौरान यह जो ऑर्गेनिक फूड जो है इसके अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वह रिलीज होती है। और ऑर्गेनिक फूड से इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए इस ऑर्गेनिक फूड का ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है। और यही प्रक्रिया जो है रेस्पिरेशन कहलाती है। यानी श्वसन क्रिया या रेस्पिरेशन प्रक्रिया जो है इसके दौरान ऑर्गेनिक फूड का ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग जो है सजीवों के द्वारा किया जाता है अपनी विभिन्न गतिविधियों को, अपनी क्रियाकलापों को करने के लिए। तो इसलिए सही मायने में देखा जाए तो रेस्पिरेशन जो है एक ऐसी मैकेनिज्म है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर यह प्रक्रिया नहीं होगी तो सजीवों को ऊर्जा जो प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ पर होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक फूड है इस ऑर्गेनिक फूड में पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। ऑर्गेनिक फूड जो इसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, और श्वसन क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सजीव जो है अपने विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से संक्षिप्त वे में देखे जाए तो रेस्पिरेशन जो है यह ऊर्जा को मुक्त करने वाली या ऊर्जा को प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया होती है, जो इस सभी सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करती प्रदान करती है। सभी एनिमल्स को, सभी पादपों को ऊर्जा प्रदान करने का जो प्रमुख कार्य है यह रेस्पिरेशन या श्वसन क्रिया के माध्यम से संपन्न होता है। हालांकि एनर्जी जो है ये दो रूप में रिलीज होती है, जो हीट एनर्जी के रूप में रिलीज होती है और केमिकल एनर्जी के रूप में होती है। हीट यानी जो ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग जो है सामान्यतः नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ऊर्जा केमिकल एनर्जी के रूप में मुक्त होती है, जो एटीपी आदि के रूप में मुक्त होती है केमिकल एनर्जी के रूप में, उसका उपयोग सजीवों के द्वारा किया जाना संभव होता है। तो इस प्रकार जो ऑर्गेनिक फूड के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है दो रूपों में होती है, हीट और केमिकल एनर्जी के रूप में मुक्त होती है। और इसमें से केमिकल एनर्जी का प्रयोग जो है यह रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान जो है किया जाता है। तो यहां से हम अगर श्वसन क्रिया की परिभाषा की बात करें तो श्वसन क्रिया जो है एक इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। इंट्रासेलुलर का मतलब कोशिका के अंदर होने वाली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, जो कोशिका के अंदर संपन्न होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है इनका विखंडन होता है, और ये विखंडित होकर सिंपलर सब्सटेंसेस, जो सरल यौगिक जो है, सरल अणु है, उसके अंदर इनका विखंडन होता है। और जब ये जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल पदार्थों में बदलते हैं तो यह प्रक्रिया स्टेप वाइज संपन्न होती है। ऐसा नहीं एक बार में हो गया, स्टेप बाय स्टेप जो यह प्रक्रिया संपन्न होती है, और इस दौरान जो है ऊर्जा मुक्त होती है, और इस प्रक्रिया को हम श्वसन क्रिया कहते हैं।
तो श्वसन क्रिया से सीधा सा तात्पर्य श्वसन क्रिया एक कोशिका के अंदर होने वाली ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन होता है, और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है, इस प्रक्रिया को हम श्वसन क्रिया कहते हैं। तो एक सीधे शब्दों में, सामान्य शब्दों में बात करें कि श्वसन क्रिया के दौरान कोशिका के अंदर विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा जो है ये मुक्त होती है, और यही ऊर्जा जो है सभी सजीवों के लिए अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने के लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है। श्वसन क्रिया दो प्रकार की होती है सजीवों के अंदर। पहली होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक यानी जो श्वसन क्रिया वायु की उपस्थिति में संपन्न होती है, या इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया के अंदर ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है, सामान्यतः ग्लूकोज का ही ऑक्सीकरण के रूप में पढ़ते हैं, तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीकरण होता है वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। तो ऐसी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया या श्वसन की प्रक्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। यानी अगर कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में अगर ऑक्सीजन जो है ये भाग लेती है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और सामान्य रूप से हम श्वसन इसे ही कहते हैं। यहाँ पर ये ग्लूकोज का अणु है C6H12O6 प्लस 6O2, यानी ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो अणु है इसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने से इस ग्लूकोज के अणु का विखंडन हो जाता है। विखंडन होकर 6CO2 और 6H2 बनते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणु जो है ये मुक्त होते हैं, प्लस जो एनर्जी बनती है वह एनर्जी जो है एटीपी के रूप में संचित होती है, और करीब 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि दूसरा ऑक्सीकरण का तरीका है, जिसे हम दूसरा जो श्वसन का तरीका है उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, या अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी इसके अंदर जो क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फूड या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका पार्शियल डाइजेशन होता है, आंशिक रूप से इनका डाइजेशन होता है, और यह प्रक्रिया जो है एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है उसके अनुपस्थिति में होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार का जो डाइजेशन है इसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन भाग नहीं लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लूकोज का एक अणु है C6H12O6, बिना ऑक्सीजन के इसका जो है अपने ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ से आपको एथिल अल्कोहल के दो अणु प्राप्त होते हैं, 2C2H5OH जो कि एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, प्लस यहाँ पर एनर्जी प्राप्त होती है जो कि 2 ATP होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो बड़े अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला अंतर है यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रयोग हुआ है, दूसरा अंतर यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं हुआ है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर की बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज्यादा मुक्त होती है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम एनर्जी मुक्त होती है। इन सभी अंतर को हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो वायवीय श्वसन होता है या अवायवीय श्वसन होता है, इनके बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो वायवीय श्वसन जो है मोलिकुलर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में संपन्न होता है, जबकि अनएरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जो कि इनके बीच में बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है तब जो सबस्ट्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसका होता है, और इससे हमने पढ़ा था H2 और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। जबकि जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण या आंशिक रूप से उसका ऑक्सीकरण होता है। एंड प्रोडक्ट जो हमने देखे थे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो है इसमें एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। एथिल अल्कोहल जो है पादपों के लिए या जीवों के लिए जो है लाभदायक नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं ये प्रोडक्ट जो है ये लाभदायक नहीं भी होते हैं। यहाँ पर वातावरण के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान से मतलब ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागते हैं, जबकि यहाँ पर
गैसों का एक्सचेंज नहीं होता है, ये केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें पानी का निर्माण होता है, मेटाबॉलिक वाटर बनता है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में पानी नहीं बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये दोनों रेस्पिरेशन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है दो जगह संपन्न होती है। कुछ पार्ट इसका साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है और कुछ पार्ट इसका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटली साइटोप्लाज्म में होता है। इस प्रक्रिया के दौरान अधिक एनर्जी मुक्त होती है, 38 एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत कम एनर्जी मुक्त होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें एनर्जी अधिक मुक्त होने का कारण है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है, जिसके द्वारा एनर्जी मुक्त होती है। जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ईटीसी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं पाई जाती। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है सभी सजीवों में, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इनमें कंटिन्यूअसली होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में संपन्न होती है, या फिर जो है सजीवों में तब संपन्न होती है जब उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है, उसी कंडीशन में संपन्न होती है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस देखे, और डिफरेंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये सजीव में होने वाली मुख्य श्वसन की प्रक्रिया है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन कुछ माइक्रोब्स में और जो है कुछ सजीवों में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, उस कंडीशन में संपन्न होती है, जो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत एरोबिक रेस्पिरेशन है। श्वसन की तुलना जो है कंबंशन या दहन से भी की जाती है। कंबंशन का मतलब होता है कि जब हम पदार्थों को जलाते हैं, जलाने से भी हमने देखा कि ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन और दहन जो है ये दोनों जब मिली जुली सी प्रक्रिया है, दोनों ही के अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है उनका विघटन होता है, ब्रेकडाउन होता है, सरल पदार्थों का निर्माण होता है, दोनों में ही ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन और दहन जो है ये तुलनात्मक रूप से एक जैसी प्रक्रिया होती है, लेकिन इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस भी पाया जाता है। श्वसन प्रक्रिया जो है इसमें भी कार्बनिक पदार्थ जो है इनका ऑक्सीकरण होता है, और दहन में भी कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। लेकिन श्वसन क्रिया जो है लिविंग सेल्स में संपन्न होती है, जीवित कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है, जबकि दहन जो है ये नॉन सेलुलर होती है। आप कहीं पर भी कार्बनिक पदार्थों का दहन कर सकते हो, कहीं पर भी आप इसे आग जो है आग के माध्यम से इसे जलाया जा सकता है। श्वसन क्रिया जो है इसमें फूड मटेरियल्स का, स्पेशली ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो है इसको ऑक्सीकरण होता है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, जो कि हमने देखा था कि कार्बनिक पदार्थ या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है। दहन जो होता है इसी में, इसमें भी अगर कार्बोहाइड्रेट को अगर आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और पानी जो है ये मुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वह हीट के रूप में होती है। कंबंशन जो है यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होगी वह हीट के रूप में होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीकरण होता है यह बॉडी टेम्परेचर पर होता है। किसी सजीव का जो तापक्रम होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है, उस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन दहन की जो प्रक्रिया है ये अत्यधिक तापक्रम पर संपन्न होती है, जब और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है मुक्त होती है। यहाँ पर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी मुक्त होती है वो एक साथ मुक्त नहीं होती है, ये स्टेप बाय स्टेप जो है मुक्त होती है, कई चरणों में मुक्त होती है। जबकि दहन जब होता है तब एनर्जी जब मुक्त होती है यह एक साथ मुक्त होती है, और यह अनियंत्रित रूप से होती है, इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। रेस्पिरेशन में कई मध्यवर्ती उत्पादों का निर्माण भी होता है। कार्बोहाइड्रेट जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है तो कई मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं, जबकि दहन की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है तो कोई भी मध्यवर्ती उत्पाद नहीं बनता है। श्वसन क्रिया जो है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि यह एंजाइमों की उपस्थिति में संपन्न होती है, जबकि कंबंशन जो होता है इसके लिए किसी भी एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पानी जो है की प्रेजेंस में होता है, जबकि कंबंशन जो है ये पानी की अनुपस्थिति में होता है। और दहन की प्रक्रिया के दौरान अगर पानी जो है
पानी जो है ये दहन की प्रक्रिया को रोकने का काम करती है। हमने देखा होगा कि आग बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं, तो दहन की प्रक्रिया जो है यह पानी की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, और पानी की उपस्थिति में दहन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। अगला बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान जिन कार्बनिक पदार्थों का विखंडन किया जाता है उन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, और जिनके विखंडन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो कार्बनिक पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान होता है और जिनसे ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। इसमें सबसे मुख्य होता है कार्बोहाइड्रेट। पादपों में, जंतुओं में सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं। इनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सुक्रोज ये मुख्य पदार्थ हैं जो कि एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं, और इनके जो ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरे होते हैं फैट्स या लिपिड या वसा जो है, जिसे आप कह सकते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट एग्जॉस्ट हो जाते हैं कोशिका के अंदर, जब कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं होते उस समय कोशिका के द्वारा जो है फैट्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है और एनर्जी सोर्स पर उसमें काम में लिया जाता है। तीसरे हैं प्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही उपलब्ध नहीं होते हैं, ये सामान्यतः तब स्थिति होती है जब स्टार्वेशन वाली कंडीशन होती है, जब भूख वाली कंडीशन हो जाती है, जब पादपों को या जंतुओं को लंबे समय तक भोजन उपलब्ध नहीं होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही नहीं होते। उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन को एज ए सबस्ट्रेट यूज किया जाता है, और यह प्रक्रिया जो है जीवों के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि इससे सजीव जो है अपने प्रोटीन का उपयोग करते हैं, अपने शरीर का उपयोग करते हैं, जिससे वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह कमजोर होने लग जाता है धीरे धीरे। अब हम देखते हैं वायवीय श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट डिटेल में हम इसे पढ़ते हैं कि वायवीय श्वसन जो होती है ये किस प्रकार से संपन्न होती है और किन चरणों में संपन्न होती है। तो वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को हम 4 चरणों में विभाजित करते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन या एसिटाइलेशन, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये 4 पद है जिनमें वायवीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। हालांकि ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन जो है ये क्रेब्स साइकिल के एक भाग के रूप में इसे हम पढ़ेंगे। एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जो ग्लूकोज होता है इस ग्लूकोज का सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के उपरांत इससे पायरुवेट का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया साइटोसोल में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का अपघटन पायरुवेट में होता है, यह साइटोसोल में संपन्न होती है, और इस क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी का संश्लेषण होता है। डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पर फॉस्फोराइलेशन होता है और एटीपी जो मुक्त होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो एनएडीएच के द्वारा कैरी किए जाते हैं। अब ये जो पायरुवेट बनता है ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब सारा काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा आगे प्रक्रिया संपन्न होती है, और क्रेब्स चक्र के दौरान भी एटीपी जो है मुक्त होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एनएडीएच और एफएडीएच के द्वारा कैरी किए जाते हैं। और ये सभी इलेक्ट्रॉन जो कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा भी आए थे और इसके द्वारा भी, ये सारे के सारे आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पर इन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। अब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है उसमें भी एक एंजाइम काम करता है, एटीपी सिंथेज एंजाइम, और इसके द्वारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और एटीपी का निर्माण किया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया है जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में संपन्न होती है। डायरेक्ट एटीपी भी बनते हैं, और इन दौरान बने हुए एनएडीएच और एफएडीएच2 के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा एटीपी का संश्लेषण किया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आदि प्रक्रियाएं जो है ये पादपों के अंदर संपन्न होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।